नमस्कार, नमस्ते। मैं स्प्रिंग बोर्ड ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि आज हम यहां पर एक नया सब्जेक्ट आरंभ करने जा रहे हैं और उस सब्जेक्ट का नाम है हिस्ट्री या फिर सामान्यतः हिंदी भाषा के अंदर हम लोग उसको इतिहास बोलते हैं। उससे पहले मैं एक बीच में छोटी सी बात बताऊंगा कि मैं मेरे बारे में थोड़ा बताना चाहूंगा कि मेरा नाम नरेंद्र राणावत है और जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया तो एक बार मैं इस बात को वापस रिपीट करूंगा कि आज से हम लोग यहाँ पर नया सब्जेक्ट हिस्ट्री आरंभ करेंगे। अब हम लोग सबसे पहले इसके मूल में जाते हैं। मूल का मतलब हिस्ट्री का मीनिंग क्या होता है। तो हम जब भी कोई सब्जेक्ट आरंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले उसके नाम के बारे में पता होना चाहिए कि हिस्ट्री होता क्या है। तो हिस्ट्री जो है वह एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है ना, जिसको बोलते हैं हिस्टोरिया। उसका ही इंग्लिश वर्जन है। तो आप एक बार और दोबारा गौर से सुन लीजिएगा। एक ग्रीक वर्ड है जिसका है ना, जिसको हिस्टोरिया बोलते हैं। उसी हिस्टोरिया को हम लोग इंग्लिश के अंदर हिस्ट्री बोलते हैं। अब हमारा सबसे पहला प्रश्न होता है कि हिस्टोरिया का मतलब क्या होता है। तो एक ऐसा नॉलेज या ऐसी इंक्वायरी जिसको किसी इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से पता किया जाए उसको हम लोग हिस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा शायद तक, मैं आशा करता हूं आप लोगों से, क्योंकि लगभग दोनों नाम सेम है। ग्रीक के अंदर हिस्टोरिया और इंग्लिश के अंदर हिस्ट्री, और इसका मीनिंग जो होता है वो होता है आपका नॉलेज या इंक्वायरी। तो आप देख लीजिए, जहां पर भी लोगों को सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां पर भी लोगों का नॉलेज बढ़ा और जहां कहीं पर भी पूरे विश्व के अंदर मतलब इतिहास से संबंधित कोई भी आपके लिटरेचर या कोई भी बुक लिखी गई हो, उनका सबका एक ही अर्थ होता है और वो होता है आपका नॉलेज या फिर इंक्वायरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग एक बात करते हैं हिस्ट्री से संबंधित कि इंडिया के अंदर सबसे पहले जो लिटरेचर लिखा गया था उसको हम लोग बोलते हैं वेद। अब वेद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है ज्ञान, मीन्स नॉलेज। चाइना के अंदर या विश्व के और भी किसी कंट्री के अंदर, किसी भी सभ्यता के अंदर सबसे पहले जो कोई भी लिटरेचर या बुक लिखी गई है उनका सबका मीनिंग एक ही होता है और वो होता है ज्ञान या नॉलेज। ठीक है, तो हिस्टोरिया का मीनिंग होता है नॉलेज। शायद तक अब तक तो ये आप लोगों को पता चल ही गया होगा। उसके बाद में अब हम लोग बात करते हैं आगे हिस्ट्री के बारे में। तो हम लोग हिस्ट्री के बारे में जब बात करते हैं तो सबसे पहले कि हमारा इतिहास कितना पुराना है। तो देखिए, वैसे तो साइंस ऐसा मानती है कि इस धरती की एज जो है वो 4 अरब वर्ष से भी ज्यादा पुरानी है। ठीक है, तो यही हमारा इतिहास है। तो क्या हम ये सारा का सारा पूरा का पूरा इतिहास पढ़ते हैं? तब हम कहते हैं नहीं, इसको हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। जूलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है, जो मतलब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और भी अलग अलग जगह पर पढ़ते हैं। हर जगह पर बहुत सारे भागों में इसको डिवाइड किया हुआ है। उन सब के नाम लेना यहाँ पर अभी कोई इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है। तो हम कौन सा इतिहास पढ़ते हैं? तब हम कहते हैं हम है ना मानव इतिहास पढ़ते हैं, केवल ह्यूमन हिस्ट्री। कि जो मानव इतिहास है उसी को हम लोग मतलब इतिहास में रखते हैं, अभी वर्तमान में प्रयास करते हैं। तो क्या वाकई में पूरे के पूरे मानव इतिहास को पढ़ा जाना चाहिए? तब उसमें भी ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, यह पॉसिबल नहीं है और इतना जरूरी भी नहीं है। तो क्या हम फिर कौन से इतिहास को पढ़ें? तब कहते हैं हम उस इतिहास को पढ़ते हैं जहां से इंसान के अंदर, आप लोगों को पता है सबसे पहले इंसान में जो मतलब जैसा कि साइंस मानती है कि हमारे पूर्वज बंदर हुआ करते थे। मैं तो जब भी ये बात सुनता हूँ थोड़ा अजीब सा ही लगता है। अच्छा, हमारे पूर्वज और बंदर, तो सोच के ही अजीब सा लगता है, पर अब माननी पड़ेगी साहब, है ना। साइंस की बात है कि हमारे पूर्वज जो है बंदर हुआ करते थे। अब जब वो ऐप के रूप में डेवलप हुए तो उन्होंने क्या किया साहब, क्या किया, तो अब वो सीधे खड़े होकर चलना लग गए थे। ठीक है, लकड़ी का सहारा लेना चल मतलब वो जो लग गए थे, लेकिन फिर भी इतने विकसित नहीं थे। अब वो 2 पैरों पे चल रहे थे, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल अभी भी ऑलमोस्ट जानवरों वाली ही थी, क्योंकि उनके अंदर एक चीज अभी तक डेवलप नहीं हुई थी और वो था उनका मस्तिष्क, उनका ब्रेन। तो इसलिए उनके इतिहास को भी हम लोग है ना वैसे नहीं नहीं पढ़ते। हम कहते हैं उसको भी छोड़ो, वरना हिस्ट्री बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो फिर कहां से पढ़े? तो साइंस के अंदर एक टर्म आती है जिसको हम लोग बोलते हैं होमो सैपियंस। ऐसा प्राणी जो, ठीक है, सोच सकता था, समझ सकता था, अपने दिमाग का प्रयोग कर सकता था। और होमो सैपियंस के अंदर तो मैं आशा करता हूं कि आप में से लगभग 99.99% लोगों को पता होगा, यह टर्म कोई ज्यादा नई टर्म नहीं है। ऐसा पहला प्राणी जो अपने मस्तिष्क या अपने ब्रेन का प्रयोग कर सकता था वो था होमो सैपियंस। तो होमो सैपियंस के बाद के इतिहास को हम लोग सामान्यतः जो है वो हिस्ट्री में पढ़ते हैं। लेकिन होमो सैपियंस के बाद का भी कोई लाखों सालों का इतिहास है। ठीक है, जिसको हम लोग वैसे एक या दो एक लाइन में पढ़ लेते हैं, बस केवल इतना ही बोलते हैं होमो सैपियंस, जिसके ये 2-4 विशेषताएं थी कि वह थोड़ा बहुत चीजों को समझता था।
तो वो था आपका होमोसेपियंस। अभी वर्तमान में हम लोग जो है उसको हम लोग सामान्यतः हिस्ट्री में या फिर साइंस में दोनों के अंदर ही होमोसेपियंस सैपियन बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंपल सी बात मैं आपको थोड़ा बोर्ड पे बता दूं सबसे पहले कि जो पहली जहां से हम लोग इतिहास को पढ़ना आरंभ करते हैं वो है होमोसेपियंस। यह टर्म आप लोगों के लिए नई नहीं है, यह लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन के अंदर इसको होमोसेपियंस बोलते हैं। हाँ, ये चीज आप में से कई लोगों को पता नहीं होगी कि होमोसेपियंस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो होमोसेपियंस की जब हम बात करें तो इसको यदि हम हिंदी भाषा के अंदर ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मीनिंग होगा बुद्धिमान व्यक्ति। अब वह उतना बुद्धिमान नहीं था जितना वर्तमान में आप लोग हो, या जितना वर्तमान में हम लोग हैं, या फिर जितने भी वर्तमान में दुनिया के अंदर लोग हैं, पर तुलनात्मक रूप से यह पहला ऐसा व्यक्ति था जिसके अंदर बुद्धि ने थोड़ा बहुत भी काम करना प्रयोग किया। ठीक है, अब मतलब हम लोग ऐसा मान लेते हैं कई बार, अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति मतलब यह लोग भी उतने बुद्धिमान थे जितने हम थे। नहीं भाई साहब, ठीक है, विकासवाद के सिद्धांत को आप लोग है ना सभी जानते हैं कि जैसे जैसे समय है ना जो आगे की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे विकास भी हो रहा है। ये तो आप मानते होंगे कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स को देख लीजिए आप, वो इतने टेक्नो फ्रेंडली नहीं है। फिर हमारे पेरेंट्स को देख लीजिए, वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की तुलना में जो कम टेक्नो फ्रेंडली है। फिर एक और जनरेशन आती है बीच में, आप मैं, हालांकि मैं शायद पता नहीं आप लोग इसमें काउंट करोगे या नहीं भी करोगे, लेकिन फिर भी ये हम थोड़े और ज्यादा टेक्नो फ्रेंडली है। फिर आज के बच्चे देख लीजिए, 10-10 साल के बच्चे ऐसे ऐसे ऐप खोल के बैठे रहते हैं। तो कई बार तो आजकल 30-30 साल के लोग भी जो है अपने छोटे भाई बहनों के पास में जाते हैं, कहते हैं अरे यार बता ना ये इसमें कैसे कैसे होता है मोबाइल में या लैपटॉप के अंदर, और वो फटाफट करते हैं। 5 साल के बच्चे हैं वो है ना गेम डाउनलोड करके आपकी जरूरत ही महसूस नहीं आने देते, और इतने चालाक होते हैं 5-5, 6 साल के बच्चे कि आपका पासवर्ड भी देख लेंगे, मोबाइल भी खोल लेंगे, गेम डाउनलोड भी कर लेंगे, उसके बाद में खेलना शुरू भी कर देंगे बिना आपकी आवश्यकता के। ये तो हम लोग देखते हैं ना घरों के अंदर। तो यहां पर देखिए बुद्धि की तुलना हम कर रहे हैं वैसे समय के साथ में। तो यह ऐसा पहला प्राणी था जिसके अंदर क्या थी, बुद्धि थी, इसलिए इसको एक उपमा दी गई होमोसेपियंस। इंग्लिश में बात करेंगे इसकी तो इसको बोलते हैं वाइज मैन, मतलब जिसका दिमाग चलना सबसे पहले आरंभ हुआ। अब जैसे जैसे समय बीतता गया इंसान का दिमाग है वो उतना ही विकसित होता गया। अब आगे भी जैसे जैसे समय बीतेगा हमारा दिमाग जो है वो आगे भी उतना ही विकसित होता जाएगा। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि आने वाले समय में ऐसे भी पढ़ाई होगी कि एक व्यक्ति जयपुर में किसी एक कमरे के अंदर बैठकर कुछ बोलेगा और बाकी वाले लोग जो है वो ऐसे छोटे मोटे पता नहीं कोई ऐसे कोई है ना वो जो होंगे जिनको लोग शायद मोबाइल या लैपटॉप, लैपटॉप तो नहीं लेकिन टीवी वगैरह जो भी है उसके अंदर बैठकर लोग है ना देखेंगे। हजारों किलोमीटर की दूरी तक भी है ना संभव होगा। तब उस जमाने में लोग यही कहते थे कि ले ऐसे क्यों होता है, क्या पागल है, बात करता है। देखिए आज संभव है। आने वाले समय में और भी ऐसी कई क्रांतियां, रिवॉल्यूशन होंगे जिसके बारे में यदि हमको अभी बता दिया जाए तो हम लोग कहेंगे नहीं यार ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है। जैसे एलन मस्क, ठीक है, अभी ये नाम आप लोगों के लिए नया नहीं है, सबके लिए मतलब है ना आप लोग सब उसको जानते हो, लेकिन आज से 10, 15, 20 साल पहले एलन मस्क की बातों के भी लोग ऐसे ही मजाक उड़ाया करते थे कि मंगल ग्रह पे कॉलोनी काट दूंगा। हालांकि है ना काटी तो अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उस आदमी ने कहा कि वहां पे कॉलोनी काट दूंगा और यहाँ से स्पेस में भेज दूंगा मैं है ना लोगों को, और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो ये सारा आने वाले समय में संभव होने वाला है। चलिए हम थोड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अपन इसके बारे में कुछ ज्यादा बात कर रहे हैं, अपन आते हैं मुद्दे के ऊपर। तो यह होमोसेपियंस था, यह पहली अवस्था है। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस जो है वो है ना पूरा कर लिया है। अभी वर्तमान में हम लोग जो है वह है होमोसेपियन सैपियन। होमोसेपियन सैपियन की विशेषताएं क्या थी, तो होमोसेपियन सैपियन की आप 2 विशेषताएं ध्यान में रखिएगा। पहला, उभरी हुई चिक, ये ठोड़ी जो होती है ना, देखिए हमारे इंसान के चेहरे के ऊपर ये ठोड़ी जो होती है वो थोड़ी सी उभर कर बाहर की तरफ निकलती है। तो यह विशेषता है होमोसेपियन सैपियन की। ठीक है, बैक ऑफ स्कल जो होता है हमारा, ठीक है, ये है ना राउंड शेप में होता है। हमारे जो खोपड़ी है इसके पीछे का भाग है वो गोलाकार होता है। तो यह 2 जो मुख्य विशेषताएं हैं होमोसेपियन सैपियन की। तो जिस प्राणी के अंदर यह जो विशेषताएं होती है उसको हम लोग सामान्यतः यही बोलते हैं, और हम हमारा इतिहास जनरली यहीं से पढ़ना आरंभ करते हैं, होमोसेपियन सैपियन। ठीक है, तो ये तो ऐसे एक आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया हिस्ट्री के बारे में या इतिहास के बारे में। यहां तक ये अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें पढ़ी है यह आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जब हम इतिहास को पढ़ना आरंभ करते हैं तो आपको इन चीजों के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। यह जो शब्द है वो आपको ज्यादा नए नहीं लगने चाहिए, आपको ऐसे मतलब पता होना चाहिए कि हाँ मुझे ये आते हैं। अब उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि चलो साहब होमोसेपियन सेपियन तक तो आ गए,
उसके बाद में कहां से हम लोग इतिहास को पढ़ना आरंभ करते हैं? तो इतिहास को सामान्यतः पढ़ना स्टार्ट करते हैं, वह है पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। ठीक है, यह शब्द भी आप लोगों के लिए कोई नए नहीं है, यह आपने बहुत है ना बहुत बार पढ़े हुए हैं स्कूल के अंदर। जिसको पैलियोलिथिक एज को हम लोग कहते हैं हिंदी के अंदर पूरा पाषाण काल, मेसोलिथिक को बोलते हैं मध्य पाषाण काल और नियोलिथिक को बोलते हैं नव पाषाण काल। कितने इंटरेस्टिंग शब्द है ना, मेरे लिए आपके लिए केवल यह शब्द है, और हिंदी मीडियम वालों को तो बहुत ही अजीब से लगते हैं यह शब्द। इंग्लिश में तो फिर भी चलो कुछ यूं मतलब है ना, वो थोड़े से अट्रैक्टिव तो लगते हैं, अच्छा पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। हिंदी मीडियम वाले जब इसको पढ़ते हैं तो उनको खूब ही हंसी आती है, क्योंकि जब उनका टीचर उनको 6, 7, 8 क्लास के अंदर है ना कभी भी बताता है मतलब है ना 5th, 6th के अंदर कि पाषाण का मतलब क्या होता है, तो पाषाण का मतलब होता है पत्थर। तब लोग कहते हैं यार कि इतिहास पढ़ रहे हैं हम लोग, और इतिहास का हमारा जो पहला चैप्टर है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पाषाण काल बोल रहे हैं, स्टोन एज बोल रहे हैं। इंग्लिश में स्टोन एज और हिंदी में आपके क्या हो गया? पाषाण काल। हालांकि इंग्लिश मीडियम वाले भी जब सुनते हैं ना स्टोन एज तो उनको भी लगता है स्टोन मतलब पत्थर। मारवाड़ी में या फिर राजस्थानी में अपने बोलते हैं बाटा। तो इतिहास का हमारा पहला चैप्टर ही मतलब पत्थर से स्टार्ट होता है। बिल्कुल सर, हमारा जो इतिहास का पहला चैप्टर है वह पत्थर से ही आरंभ होता है, क्योंकि इंसान सबसे पहले जो है वो पत्थर के ऊपर ही निर्भर था। तो वो पत्थर के ऊपर कितना निर्भर था यह आप यूं समझ सकते हो, उसको आप केवल इमेजिन कर सकते हो कि इंसान की जैसे सबसे है ना पहली बड़ी खोज है वो आग को मानते हैं। ठीक है, तो आग एक बहुत बड़ी खोज थी। उसके बाद में व्हील जो पहिया है उसको मानते हैं, तो वो भी डेफिनेटली एक बहुत बड़ी खोज थी। लेकिन इंसान सबसे ज्यादा निर्भर किसके ऊपर रहा? तो कहते हैं पत्थर के ऊपर रहा। इंसान को सबसे पहले प्रकृति के अंदर यदि कोई चीज समझ में आई तो वो पत्थर ही आई। इंसान को समझ में आ गया कि यदि कहीं पर बारिश हो रही है, मतलब है ना बारिश हो रही है, आंधी है, तूफान है, तो इंसान कहां पर जाकर सेफ या सुरक्षित रह सकता है? तब उसको समझ में आया गुफाएं, मतलब पत्थरों के नीचे। आप पत्थरों की ओट में चले जाओ, वहां पर आप बारिश से, तूफान से, हर चीज से बच सकते हो। वहां पे आप नींद भी आराम से ले सकते हो। तो उसने पत्थर की इंपॉर्टेंस को समझा। उसको लगा कहीं पर खड्डा खोदना है जमीन के अंदर, कुछ डिगिंग करनी है, तो आप मतलब किससे करोगे? तो सब पत्थर से करोगे। ठीक है, आपको कहीं पर कोई सी पत्थर के ऊपर टाइम पास नहीं हो रहा है, आपको कुछ स्क्रैच करने हैं, कुछ भी पेंटिंग नुमा कुछ भी आपको करना है, बैठे बैठे यूं ही कुछ घिसने हैं, तो आप किससे घिसोगे? पत्थर से घिसोगे। तो इसलिए उसके जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या था? पत्थर था। लेकिन इस पत्थर का भी यूज कैसे कैसे किया जाए वह भी इंसान को एकदम से पता नहीं चला। इसमें भी इंसान को लगभग है ना हजारों साल लग गए कि हाँ उस पत्थर को ऐसे यूज करो, इस पत्थर को वैसे यूज करो। तो कहले इंसान ने सबसे पहले पत्थर का ही यूज किया। तो वो तो ऐसी मान्यता मानी जाती है कि पत्थर का यूज कैसे किया। तो कहते हैं पहले इंसान के अंदर और आपके जानवरों के अंदर ज्यादा कोई फर्क नहीं था। तो वो तो कहते हैं कि इंसान और जानवर वैसे ही लड़ते झगड़ते थे जैसे आजकल हम लोग देखते हैं डिस्कवरी पे या नेशनल ज्योग्राफी के ऊपर कि इंसान और जानवर आपस में कैसे लड़ते हैं। जानवर आप देख लीजिए कभी भी जो है कभी भी किसी हथियारों का प्रयोग नहीं करते, केवल है ना फिजिकली बॉडी से लड़ते हैं। तो कहते हैं पहले इंसान भी वैसे ही लड़ता था। ठीक है, अब जब इंसान ऐसे लड़ता था, इंसान को हथियारों का प्रयोग करना आता ही नहीं था। वो तो एक बार ऐसा हुआ होगा, ऐसा हमारा अनुमान है, मोस्ट प्रोबेबली कैसा हुआ होगा कि इंसानों के दो ग्रुप या फिर इंसान वर्सेस कोई न कोई जानवर आपस में लड़े होंगे, और उस लड़ाई के दौरान किसी एक मतलब इंसान को लगा होगा और उसने फटाक से वो झुका जमीन की तरफ और उसने सब पत्थर उठाया और मारा आगे वाले के खोपड़े के ऊपर, और देखा लोगों ने कि आगे वाले की खोपड़ी एकदम से खुल गई और खून के फंवारे निकल गए। तो वो सारे के सारे लोग हक्के बक्के हो गए एक दूसरे को देखकर, और उसकी तरफ देखा और कहा भाई ये क्या था? उसने कहा पता नहीं यार, हो गया बस एकदम से। तो कहते हैं समाज के लोगों ने मान लिया कि ये इस जमाने का पहला साइंटिस्ट है जिसने इसका प्रयोग करना सीखा है। अब उसके बाद में कहा ये टेक्निक सही है यार, अपना एक पत्थर लो और पत्थर लेके घूमो, और जो कोई जहां कहीं पे भी लड़ाई हो उसके सिर पे मारो, बात ही खत्म। तो इस प्रकार से उनके जीवन के अंदर है ना पत्थर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। लेकिन फिर भी उनका दिमाग अभी तक इतना विकसित नहीं था कि वह है ना पत्थर के आकार को समझ सके। पहले वो किसी भी शेप के पत्थर को लेके घूमते रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इंसान को समझ में आया कि नुकीला पत्थर जो होता है वो ज्यादा यूजफुल है। नुकीला और छोटा पत्थर है, तो ये पत्थर जो आगे से यदि नुकीला है, शार्प है, इससे आप किसी भी चीज को मारो, या फिर कहीं पर खड्डा खोदना है तो खड्डा खोद लो, कहीं पर स्क्रैच करना है तो स्क्रैच कर लो। तो फिर इंसान को लगा हाँ ये पत्थर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब उनको पत्थर का जो शेप है, आकार है, वो भी क्या आने लग गया, समझ में आने लग गया।
धीरे धीरे इंसान के दिमाग में सब फिजिक्स विकसित हुई, फिजिक्स डेवलप हुई, तो उसको फोर्स का सिद्धांत पता चला कि फोर्स क्या होती है। तो फिर इसने क्या किया कि इस प्रकार के जो नुकीले पत्थर होते थे, इसके पीछे यह लकड़ी का डंडा वंडा बांधने लग गए, या फिर इसी आकार के पत्थर ढूंढने लग गए, कैसा थोड़ा सा यूं पतला हो और आगे से नुकीला हो। अब उसका ये जो प्रयोग है इंसान कुल्हाड़ी के रूप में करता था, अब उसको लगा ये और भी ज्यादा अच्छा है। आपको जमीन में खड्डा खोदना है तो भी इजी है, किसी के ऊपर अटैक करना है तो भी क्या है, इजी है। तो ये इंसान ने जैसे जैसे पत्थरों का प्रयोग करना सीखा, उसी आधार पर स्टोन एज को या फिर पाषाण काल को इतिहासकारों ने या भी जितने भी एक्सपर्ट या विद्वान हैं उन लोगों ने 3 भागों के अंदर बांटा, जो है आपका पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इंग्लिश के अंदर एक बार आप नाम देख लीजिएगा बोर्ड के ऊपर, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। ठीक है, तो वो तो कहते हैं कि इंसान के दिमाग में सबसे पहले पत्थर ही आया। इसलिए आज भी इंसान के दिमाग में जब इंसान कहीं इमरजेंसी में फंसा हुआ होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहले पत्थर ही आ रहा होता है, पत्थर ही आता है। आप एक बार सोच के देखिए कि आप भले कितने शक्तिशाली व्यक्ति है, आप आईएएस लगे हुए हैं, आरएस लगे हुए हैं, ठीक है, आप मतलब एसएचओ है, थानेदार है, आप कहीं मतलब बहुत बड़े साइंटिस्ट है, आप यहां तक मान लीजिए आप सीएम हो और आप किसी गली के अंदर अकेले जा रहे हो और सामने से कोई भी कुत्ता भौंकता हुआ आ रहा है और आपने कुत्ते की तरफ देखा और आपको लग गया कुत्ता बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, आपका सारा पावर है ना 1 मिनट में 1 सेकंड के अंदर दिमाग से गायब हो जाएगा और आपका सारा गुरूर भी दिमाग से गायब हो जाएगा। उस समय आपके दिमाग में आएगा नहीं कि मैं किसी को कॉल करके फोर्स बुला दूं, या फिर आप बहुत बड़े है ना साइंटिस्ट हो तो आपके दिमाग में ऐसा कभी नहीं आएगा कि मैं इस कुत्ते के ऊपर इसी समय पीएसएलवी लॉन्च कर देता हूं। नहीं, उस समय आपके दिमाग में सीधी एक ही चीज आएगी और वो है बाटा। बाटा मीन्स स्टोन, स्टोन मीन्स पत्थर। आप भले कितने शक्तिशाली हो, आप फटाक से दाएं बाएं देखोगे इधर उधर और जैसे ही आपको कोई भी पत्थर दिखेगा आप सबसे पहले पत्थर को उठाओगे और पत्थर को उठाने के बाद एकदम से कुत्ते की तरफ ऐसे देखोगे ताकि आप कुत्ते को डराने का प्रयास करोगे। अब उसके बाद में आप एक्शन लोगे, क्या पास में चबूतरे पे चढ़ जाओ या पास में कोई भी घर का दरवाजा खुला है तो उसमें घुस जाओ, फिर आप कुछ भी कर सकते हो, दीवार है ना दीवार पे चढ़ोगे, फिर आप किसी को भी फोन कर सकते हो। लेकिन आप मानो कि सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया, पत्थर। क्या आया था, पत्थर। तो कहते हैं आज भी हमारे दिमाग में सबसे पहले जब आदमी अकेला होता है, निहत्था होता है, तब उसके दिमाग में पत्थर ही आता है। चलो, तो ये तो हो गई हमारे स्टोन एज के बारे में बात, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं इंपॉर्टेंट, हम लोगों ने अभी तक जितनी भी बात की यह भी आपके सिलेबस में नहीं है, यह भी केवल आपको समझनी है, बस इसके बारे में ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। यह ना तो आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में है और ना ही आपके मेंस के सिलेबस में। तो अभी तक हमने जितनी भी ये पढ़ाई की है वो है आपका एक बेस, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है वह ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। एक जमाना था जब आप किसी भी क्लास में हाथ खड़े करवाते पूछते कि आर्ट्स बैकग्राउंड से कितने कितने हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से कितने कितने हैं, तो 70-80% लोग यूं हाथ खड़ा करते हम इस बैकग्राउंड से हैं। बाकी वालों से पूछते अच्छा आप किस बैकग्राउंड से हो, तो कुछ 2-4% कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, बाकी कुछ है ना साइंस बैकग्राउंड से हैं, कोई इधर 2 टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं। अब जो सिनेरियो है वो बिल्कुल उल्टा हो गया है। आजकल टेक्निकल बैकग्राउंड से या साइंस बैकग्राउंड, कॉमर्स बैकग्राउंड से लोग जो है वो ज्यादा आते हैं। तो इसलिए आप लोगों को एक थोड़ा सा बेसिक समझाने के लिए ये जो हम लोगों ने अभी तक इतना डिस्कस किया है, तो एक बार फास्ट फटाफट है ना वो जो रिवीजन कर लेते हैं। होमो सैपियंस पहली अवस्था, हम जो वर्तमान में है वह होमो सैपियन सैपियन। इनकी विशेषताएं क्या है, 2 है मुख्य रूप से, ठीक है, उभरी हुई या बाहर की तरफ निकली हुई है जो चिक है ना ठिड्डी, और जो पीछे से हमारा सिर होता है वह कैसा होता है, राउंड शेप के अंदर होता है। यह हमारी व्यवस्था है। फिर हमने जो हमारी हिस्ट्री के सबसे पहले चैप्टर को कितने भागों में डिवाइड किया है, स्टोन एज को 3 में, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक, नियोलिथिक। इसके अंदर किस आधार पर, किस पत्थर का अलग अलग प्रकार से क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, उसी के आधार पर। अब जो हमारा इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, हमारा जो इतिहास इंपोर्टेंट जो है जहां से आरंभ होता है, हालांकि ये सिलेबस में नहीं है लेकिन इसी का ही एक पार्ट जो है आगे आकर हमारे सिलेबस में जुड़ जाएगा, वह है नवपाषाण काल, न्यूलिथिक पीरियड। क्या हुआ नियोलिथिक पीरियड के अंदर, नियोलिथिक पीरियड के अंदर अब जो व्यक्ति है वो है ना पर्याप्त एक इनफ स्मार्ट हो गया था। अब उसको बहुत सारी चीजें समझ में आने लग गई थी, अब उसको नेचर समझ में आने लग गया था, अब उसको क्या क्या चीज अपने लिए यूजफुल हो सकती है। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि आप, मैं या पूरी दुनिया ही हर चीज किसी भी व्यक्ति से मिलता है ना तो उसके दिमाग में पहला ही चीज यही आती है कि यह चीज मेरे लिए कैसे यूजफुल हो सकती है। आप मोबाइल के अंदर नया ऐप भी डाउनलोड करते हो ना, तब भी आप सोचते हो कि क्या यह ऐप जो है वो मेरे लिए यूजफुल है या नहीं है। आपने डाउनलोड किया, आपको 2-3 दिन के अंदर लगा यूजफुल नहीं है, आप फटाक से उसको अनइंस्टॉल कर दोगे।
आप किसी व्यक्ति से दोस्ती करते हो, एक दो दिन के अंदर ही कंक्लूजन निकालते हो कि नहीं मेरे लिए यह व्यक्ति यूजफुल नहीं है, आपने उसको मतलब फटाफट क्या ही कर दिया, साइड में कर दिया। तो यह आपका या मेरा नेचर नहीं है, यह प्रत्येक प्राणी का नेचर है। वर्तमान के अंदर हर चीज को वो देखता है कि कौन सी चीज यूजफुल है और कौन सी चीज नहीं है। तो यह नियोलिथिक पीरियड जो है, यह इंसान की पहली अवस्था थी जहां पर इंसान ने इस चीज को समझना आरंभ किया कि कौन सी चीज यूजफुल है और कौन सी चीज यूजफुल नहीं है। कैसे? तो सर अब इसने है ना एक तो क्या किया, एग्रीकल्चर, खेती करनी स्टार्ट कर दी। इसने कहा यार गेहूं बोते हैं अपन, ठीक है, गेहूं या चावल या जो भी अनाज है उसको अपन बोते हैं और बो के उसको खाएंगे क्योंकि यह अपने लिए यूजफुल है, वरना आपको दर बदर घूमना पड़ता है इधर से उधर, ठीक है। तो हाँ, एक बात और याद आई मुझे वैसे बीच में कि आजकल एक सैपियंस करके बुक है, ठीक है, यूवेन तारा, मुझे वो है ना ऑलरेडी वो जो है ना वो ऑथर का नाम तो याद नहीं आ रहा है, यूवेन नोरा ऐसा कुछ करके है, तो हरारी हरारी करके, तो उनकी बुक आज काफी वो जो है ना फेमस है। हालांकि मेरे भी पढ़ने का मूड है लेकिन अभी तक तो है ना पढ़ नहीं पाया हूँ, पर लोग कहते हैं काफी अच्छी बुक है। खैर, तो अपन वापस मुद्दे पे आते हैं, नियोलिथिक पीरियड, कोई कौन सी चीज यूजफुल है और कौन सी चीज यूजफुल नहीं है। तो इन्होंने खेती करनी स्टार्ट कर दी लार्ज स्केल पर। उनको लगता था हाँ खेती करो और उसके बाद आराम से रहो, खाओ पियो और सब मजे करो, ठीक है। अब उसको लगा कि ये जो पत्थर है ना, अपने को पहले क्या मतलब क्या होता था, गुफाएं ढूंढनी होती थी, आदमी दर दर भटकता रहता था, फिर देखता था कि यहाँ पे केव्स है तो वहां पे वो सब रहता था। अब इंसान ने डिसाइड किया नहीं नहीं नहीं, अपन गुफाएं ढूंढेंगे नहीं, स्टोन जो है उठा कर लाएंगे, उन स्टोन को जोड़कर अपने लिए एक है ना रहने का आशियाना या घर बनाएंगे या फिर गुफा बनाएंगे, जो कुछ भी है। अब इंसान ने जमीन का यूज करना आरंभ कर दिया, अब इंसान ने जो है पत्थरों का यूज करना आरंभ कर दिया, इवन अब इंसान की नजर पड़ी जानवरों पर। अब उस इंसान ने कहा कि ये जो जंगल है वो तो यूजफुल है ही, लेकिन इस जंगल के अंदर जितने जानवर घूम रहे हैं ना, इनका यूज मांस के अतिरिक्त और भी हो सकता है। मांस के लिए तो पहले करते ही थे, अब इनका और भी यूज हो सकता है। तो कैसे? तो अपन है ना पशुओं को पकड़ेंगे और पकड़कर इनको पालेंगे और पालने के बाद में देखेंगे कि कौन सा पशु किस प्रकार से यूजफुल है। तो कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने जानवरों के ऊपर, पशुओं के ऊपर हजारों एक्सपेरिमेंट्स करे और हजारों एक्सपेरिमेंट्स करने के दौरान उन्होंने कहा कि घोड़ा जो है वो घुड़सवारी के लायक है, गाय और भैंस, भेड़, बकरी यह जो है दूध पीने के लायक है, ठीक है। तो कौन से जानवर का क्या क्या यूज हो सकता था वो सब उन्होंने कंक्लूजन निकाले। आप ये मत मानना कि ये बहुत आसान सी बात थी। उन लोगों ने, बेचारों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे, कई जानवरों के दूध पिए, कईयों के दूध पी के कहा अच्छा है, कईयों को दूध पीती थूका छी जहर है ये तो पूरा का पूरा, तो कहने नहीं ये दूध के लायक तो है ही नहीं। तो ऐसे करके जानवरों का भी यूज करना स्टार्ट किया। आप में से जो कोई हॉलीवुड की है ना मूवीज देखने के शौकीन है, उनको पता है कि एक है ना मूवी भी बनी थी 10,000 BC। ये एक फ्लॉप मतलब मूवी थी। एक्चुअली जो नियोलिथिक टाइम पीरियड है ना वो 10,000 BC से स्टार्ट होता है। तो इस मूवी के अंदर वो डायरेक्टर यही दिखाना चाहता था कि 10,000 BC के आसपास कितने रिवॉल्यूशन हुए। और जब लोगों ने 10,000 BC मूवी को देखा तो सब लोगों को यही था विचार कि यार क्या चल रहा था फिल्म के अंदर, पत्थर ला रहे हैं, इमारत बना रहे हैं, ठीक है, हाथियों के पीछे भाग रहे हैं, हाथियों का शिकार कर रहे हैं, हाथियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी फिल्म में यही था। एक्चुअली वह यह दिखाना चाह रहे थे कि देखो 10,000 BC जो है वह है हमारी हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा रिवॉल्यूशन था पहली बार। तो वह था नियोलिथिक जो टाइम पीरियड, नवपाषाण काल। अब मैं वापस एक बार कह दूं, यह हमारे सिलेबस में नहीं है, केवल क्या था अपने समझने के लिए। हमारा सिलेबस कहां से आरंभ होता है तो वह हम अभी आपसे बात करते हैं। ये जो हमारी जो लास्ट स्लाइड है उसको आप एक बार देख लीजिए। 10,000 BC के बाद में जो है वो नियोलिथिक पीरियड है और बाद में 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो जाएगी। और जैसे ही लोहे की खोज होगी उसके साथ ही स्टोन एज जो है वो समाप्त हो जाता है। पूर्णतया तो नहीं, वैसे तो हम लोग अभी भी स्टोन का यूज करते हैं, लेकिन फिर भी स्टोन एज समाप्त हो जाता है और आयरन एज जो है, लोह युग आपका आरंभ हो जाता है। लेकिन ये लोह युग आरंभ होता है उससे पहले भी हमारे चैप्टर के अंदर कुछ है। तो हम जो हमारा जो सिलेबस है वह हम लोग पढ़ते हैं 2600 BC के आसपास से। यहां से लेकर हमारा जो सिलेबस है RS का वह क्या होता है, आरंभ होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इस नियोलिथिक पीरियड के अंदर 10,000 BC के आसपास जब इंसान ने खेतीबाड़ी करना आरंभ किया, तो जब खेतीबाड़ी भी कर रहे थे इंसान, और खेतीबाड़ी करने के साथ साथ वह लोग अब है ना शहर भी बसा रहे थे, गांव भी बसा रहे थे। इस प्रकार से कुछ जो है सिविलाइजेशन, ठीक है ना, सभ्यताएं विकसित हुई।
तो विश्व के अंदर कुछ ऐसे प्रसिद्ध सभ्यताएं हैं जिनके बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो उनमें से एक जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह हमारे यहाँ पर 2600 बीसी से पहले आरंभ हो गई थी बनना, लेकिन विकसित अपने पीक लेवल पर कब पहुंची, जब इस पॉइंट पर हम बात करें तब हम कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वह 2600 बीसी के आसपास जो है वह अपने पीक पर पहुंच गई थी, अर्थात अपने चरम पर थी। तो इसीलिए हमारे सिलेबस के अंदर जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता का पीक पॉइंट 2600 बीसी से ही आरंभ होता है, तो यहीं से अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2600 बीसी से लेकर 1947, इसके बाद के भी कुछ चैप्टर है वैसे हिस्ट्री के अंदर, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप मोटा मोटी अनुमान लगा लीजिए, इतने सालों का इतिहास जो है वह हम लोग पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट 4600 ईयर्स की जो हिस्ट्री है वह हम लोग आज पढ़ने जाएंगे। चलिए, यहां तक तो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ ही गया होगा, और नहीं भी आया होगा, नहीं भी आए तो उसको एक बार थोड़ा सा हल्की 1 या 2 बार आप रिवीजन करें तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग भी इसका थोड़ा बहुत रिवीजन करेंगे। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे बात। अब हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास। अब भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया है ना? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 भाग के अंदर डिवाइड किया है। ठीक है, अब जो पहला सवाल आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि क्या विश्व का प्रत्येक देश अपने इतिहास को 3 भागों में विभाजित करता है? तब मैं कहूंगा नहीं। कुछ देश है ना, कुछ कंट्रीज है जो अपनी हिस्ट्री को केवल कहते हैं कि हिस्ट्री होती है, उसको ऐसे डिवाइड करने, मतलब उसको डिवाइड करने की आवश्यकता क्या है? और बात भी लॉजिकल लगती है कि अब से पीछे जो कुछ भी हुआ है, आज सुबह हमने जो ब्रेकफास्ट किया था वह भी हिस्ट्री है। अब ये एक अलग बात है कि हम उसको पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो जितनी भी घटनाएं पीछे घटित हुई है वो सब कुछ हिस्ट्री है, तो उसको डिवाइड करने की रिक्वायरमेंट कहां पे है? लेकिन फिर भी प्रत्येक जो देश होता है उसकी एक अलग प्रकृति होती है, उसका एक अलग नेचर होता है। तो प्रत्येक देश है ना, ईच कंट्री वो जो अपने जो अनुसार है ना इतिहास को कुछ भागों में विभाजित करती है। तो कुछ देश केवल इतिहास को इतिहास कहते हैं, कुछ देश इतिहास को 2 भागों में है ना डिवाइड करते हैं कि मतलब एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, कुछ कंट्री जो होती है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार या अपने नेचर के अनुसार इतिहास को 3 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। ठीक है, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो भारत भी उनमें से एक है। तो इंडिया ने अपनी हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया है, वह आप यहाँ पर देख सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले लास्ट स्लाइड के अंदर हम लोगों ने लिखा था कि 2600 बीसी से हमारी हिस्ट्री जो आरंभ होती है। क्यों? क्योंकि यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीक पॉइंट है। इतनी बार मैं आपको बार बार रिपीट करता हूँ इसलिए ताकि आप लोगों को ये चीज जो है अच्छे से क्या हो जाए, याद हो जाए। तो यह देखिए 2600 बीसी, ठीक है, तो 2600 बीसी से जो है वो हिस्ट्री क्या हो गई आपकी, आरंभ हो गई। अब ये चीजें अब हम जो भी पढ़ेंगे वो हमारे सिलेबस के अंदर है। ठीक है, इसमें से आपके प्री के अंदर भी सवाल आएंगे, मेंस के अंदर भी सवाल आएंगे। हाँ, दोनों का सिलेबस थोड़ा सा फर्क है। तो पहले अपन कुछ दिन तक हिस्ट्री को पढ़ेंगे, ठीक है, तो और कुछ दिन तक हिस्ट्री पढ़ने के बाद में जब आप हिस्ट्री से फैमिलियर हो जाओगे उसके बाद में हम लोग एक दिन बैठकर सिलेबस को जो है एक दिन डिस्कस भी करेंगे आपके सामने। जब भी डिस्कशन क्लास होगी उसमें या फिर उससे पहले भी एक बार आपको करेंगे, लेकिन अभी तो आप पहले कुछ दिन तक पढ़ते रहिए, क्योंकि जितने भी टेक्निकल बैकग्राउंड से लोग आते हैं उनके लिए आरंभ के अंदर थोड़ी सी मुश्किल होती है, और बाद में जब आप एक बार फैमिलियर होते हो तब आपको सब समझ में आ जाते हैं कि कहाँ से क्या मिलता है, कहाँ से क्या नहीं मिलता है, इसकी विशेषता क्या है, इसका नेचर क्या है, क्यों ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, बहुत सारी चीजें घटित हुई है, हम स्पेसिफिक केवल इसी को क्यों ही पढ़ रहे हैं। ये सारी चीजें जब हम लोग कम से कम कुछ एक दिन की क्लास लेंगे, 10-12 दिन की क्लास लेंगे, तब जाके आपको क्या आएगा, समझ में आएगा। अभी तो आप बस पॉइंट टू पॉइंट एक बार पढ़ते जाइए और चीजों को जितना हो सके संभव आप लोग याद करते जाइए। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ से 2600 बीसी से। तो 2600 बीसी टाइम पीरियड से लेकर यह जो इतिहास, इस पॉइंट से लेकर ये जो पूरा आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस पॉइंट तक की जो हिस्ट्री है इसको हम लोग एंशिएंट या फिर प्राचीन भारत का इतिहास बोलते हैं। ठीक है, एंशिएंट या फिर क्या बोलेंगे इसको, प्राचीन भारत का इतिहास। अब उसके बाद में एकदम से मध्यकालीन भारत का इतिहास आरंभ हो जाता है। तब हम इतिहासकारों से पूछते हैं कि क्या ऐसा संभव है कि किसी एक तारीख से आप एकदम से ऐसा कहोगे कि आज प्राचीन भारत का इतिहास संभव हो गया और आज प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त हो गया और आज जो है वह मध्यकालीन भारत का इतिहास आरंभ हो गया। तब इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, इतिहास एक बहुत वाइड सब्जेक्ट है। ठीक है,
इतिहास के अंदर जब पॉलिटिकल कंडीशन, सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन, ये सब कुछ जब बदलती है ना आपके बड़े स्केल पर, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक परिस्थितियां जब बड़े स्तर पर अपने आप में बदलाव लाती है या फिर बदलती है, तब हम लोग कहते हैं कि इतिहास बदला है। ऐसी कोई छोटी मोटी घटना से नहीं होता है। लेकिन अब हम लोग ठहरे थोड़े से वैसे, हम लोगों ने कहा अब देखो साहब, आप लोगों ने तो क्या है अपनी जिंदगी खपाई है इसके अंदर पूरी, इसलिए आप तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। हम लोगों का तो एक सिंपल सा एम है, उद्देश्य है, हम लोगों को आरएस की तैयारी करनी है या फिर कंपटीशन की तैयारी करनी है, उसके बाद में एग्जाम फाइट करना है। इसलिए हमें तो आप फटाफट बता दो कोई एक डेट, ताकि हम डेट को याद करें और बात खत्म हो जाए हमारी। तब उन्होंने कहा चलो, वैसे तो मैं आपको एक बार वापस बता दूं कि किसी एक, है ना, एक तारीख से हम लोग ऐसा कह नहीं सकते कि सब एकदम से इतिहास का एक कोई हिस्सा है वो बदल गया। लेकिन फिर भी इतिहासकारों ने कहा चलो ऐसी बात है, तुम्हें एक तारीख चाहिए तो लिखो तारीख। इस पर उन्होंने कहा 712 एडी। तब हमने पूछा 712 एडी को क्या हुआ था। तो 712 एडी को भारत पर, इंडिया पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था। फर्स्ट सक्सेसफुल इन्वेजन ऑफ मुस्लिम। पहला सफल क्या हुआ था? मुस्लिम आक्रमण हुआ था। उससे पहले भी मुसलमानों ने भारत पर आक्रमण करने के प्रयास किए थे, लेकिन वह असफल रहे। 712 एडी के अंदर एक बाहर से मुस्लिम आक्रमणकारी आया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। उसने भारत का एक पार्ट हुआ करता था उस जमाने में, सिंध, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, उसके ऊपर आक्रमण किया, अटैक किया और उसको जीत भी लिया। जीत लिया तो फिर इतिहासकार मानते हैं ये एक बड़ी घटना थी, ये एक बड़ा इंसिडेंट था। एकदम से यहाँ पर कोई बाहर से नए लोग आ गए, तो इससे भारत के अंदर आप देखिए पॉलिटिकल कंडीशन चेंज हो गई, रिलीजियस कंडीशन चेंज हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक और सोशल सब कुछ चेंज हो गए। तो कहते हैं ये एक तारीख है। इसलिए आप मान लो कि 2600 बीसी से लेकर 712 एडी का टाइम पीरियड है, वह तो है आपका प्राचीन भारत का इतिहास, और फिर आगे हो गया मध्यकालीन भारत का इतिहास। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं नहीं साहब, हमें इस बात पर विरोध है। तो दूसरों ने कहा क्या है विरोध? कि 712 एडी भी सही डेट है, उसको हम गलत नहीं ठहरा रहे हैं, पर इससे ज्यादा ऑथेंटिक जो है वो है 1192 एडी के अंदर। तब हमारे जैसे बोले बाड़े लोगों ने पूछा साहब इस दिन क्या हुआ था? तब उन इतिहासकारों ने कहा मूर्खों, इसका भी नहीं पता तेरे को? हमने कहा नहीं साहब आप बताओ। तो अगर 1192 के अंदर बाहर से एक और मुस्लिम आक्रमणकारी आया था जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी ने अजमेर का एक शासक था जिसका नाम था पृथ्वीराज चौहान थर्ड, इसको तराइन के दूसरे युद्ध के अंदर पराजित किया। और पराजित करने के बाद में इससे पहले मुस्लिम आक्रांता आए थे ना, वो लूटपाट करके वापस गए या फिर उनको यहां से भगा दिया गया था। लेकिन जब 1192 के अंदर पृथ्वीराज चौहान थर्ड आएगा, वह एक डिसीजन लेगा और वह कहेगा अब हम यहीं पर रहेंगे और यहीं लूटपाट करेंगे और यहीं पर रूल भी करेंगे साथ ही साथ। तो वो कहते हैं ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा चलो साहब इसको भी मान लेते हैं, हमारे क्या है। तो फिर उन्होंने कहा चलो ये दोनों ही तारीखों को मान लेते हैं। तो कुछ इतिहासकार 712 एडी को ये जो मानते हैं, कुछ मानते हैं 1192 एडी को मानते हैं। तो दो आपके तारीख है। अब आप में से कुछ लोगों का एक प्रश्न होता है कि जब यदि एग्जाम में पूछा जाए तो अपन किसका जवाब दें? यह आपसे एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाता। ऐसे सवाल आते हैं केवल मेंस के अंदर, और वो भी आरपीएससी में नहीं आते, यूपीएससी के अंदर आते हैं, मींस आईएएस के एग्जाम के अंदर आते हैं। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, ये केवल हमारे समझने के लिए, हम लोगों को पता होना चाहिए दो ऐसी तारीखें हैं। और यदि आ जाए कभी आपको ऐसा एग्जाम फाइट करो जिसके अंदर मेंस के अंदर आ जाए, तो अपन साफ साफ लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कोई आरएस का एग्जाम हो और भी किसी एग्जाम के, तो अपन कहेंगे कुछ इतिहासकारों के अनुसार 712 एडी है और कुछ के अनुसार क्या है साहब 1192 एडी है। और दोनों के अंदर फर्क क्या है? दूसरे ने यह डिसाइड किया कि वह यहीं पर रहेगा और यहीं पर रूल करेगा। तो ये हो गई आपकी दो तारीखें। अब उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री आरंभ होती है। मिडिवल हिस्ट्री आरंभ होती है। अब हमने कहा साहब वापस एक कोई ऐसा कोई पॉइंट दे दो जहां पर हम ऐसा मान लें कि मिडिवल हिस्ट्री समाप्त हो जाती है और मॉडर्न स्टार्ट हो जाती है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, इतिहासकारों ने जितने भी एक्सपर्ट है, हिस्टोरियन है, उन्होंने कहा बिल्कुल देंगे। तो उन्होंने वापस एक पॉइंट दिया, कहा आप है ना 1707 तक। तो क्या हुआ था 1707 के अंदर? तो साहब 1707 तक यहाँ पर एक मुस्लिम शासक था जिसका नाम था औरंगजेब। नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने सबने। तो 1707 तक यहाँ पर है ना मुस्लिम शासक औरंगजेब का शासन था, और 1707 के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, उसकी डेथ हो गई। अब तक जब तक औरंगजेब जीवित था तब तक मुस्लिम यहाँ पर प्रोमिनेंट थे, पावरफुल थे। लेकिन जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हुई, उसी के साथ जो मुगल एम्पायर है
उसकी जड़ें हिल गई बहुत ज्यादा बुरी तरीके से। अब उसके आसपास बहुत सारे साम्राज्य स्थापित होंगे, जैसे यहाँ बहुत सारी बाहर से कंपनीज भी आ गई थी, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भी आई हुई थी, यहाँ पे फ्रेंच मतलब इंडिया कंपनी भी आई हुई थी, यहाँ पे मराठों का भी उद्भव हो रहा था, वापस उद्भव हो ही गया था, हो क्या रहा था, उद्भव हो गया था। ठीक है, सिखों का उद्भव भी अब जो है वो, अब वो है ना, सिख भी धीरे धीरे थोड़ा बहुत वापस अपने आप को पावरफुल बनाने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि पावरफुल तो वो लेट में करना, थोड़ा सा लेट बनेंगे, लेकिन फिर भी यह बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिससे हम लोग ऐसा कहते हैं कि लो साहब ये तो अब सब मराठे हैं, सिख है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। तो इस कारण से हम लोग कहते हैं कि अब यहाँ पे जो है इनका मुगलों का जो है ना प्रभुत्व, वो यहाँ पे कम हो गया। तो क्या 1707, तो हमने कहा ठीक है साहब, मान लिया। फिर जितने में कुछ वापस इतिहासकार थे, उन्होंने वापस मतलब एकदम से ऑब्जेक्शन किया कि नहीं, इससे भी ज्यादा ऑथेंटिक डेट एक और है। तो कौन सी? तो को 1757 एडी। हमने कहा साहब अब ये और कौन सी डेट आ गई? तो ये है बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध, कि बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में एक युद्ध हुआ और उसके अंदर बंगाल का नवाब हार गया और ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी प्लासी के युद्ध में जीत गई तो इस जीत के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो पॉलिटिकल एम्बिशंस थे वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अत्यधिक बढ़ गई थी। इसलिए अब इस कंपनी ने ये जो है ना डिसीजन लिया, अब हम यहाँ की पॉलिटिक्स में एकदम से डायरेक्ट हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। हालांकि पार्टिसिपेट तो वो पहले भी कर रहे थे, लेकिन पहले फिर भी थोड़ा यूं सोच सोच के कर रहे थे, लेकिन अब इनकी जो पॉलिसी है वो एकदम से क्या हो गई, एग्रेसिव हो गई। अब उनको लगा अब तो ठीक है, अपन ने बंगाल के नवाब को हरा दिया, तो अब तो है ही क्या आगे, अब तो अपन खुल के जिएंगे आराम से और खुल के मतलब अपन यहाँ पे शासन करेंगे। तो कहते हैं दो ये तारीखें हैं। हमने कहा चलो साहब दोनों को ही मान लिया। आगे मॉडर्न, तो बस आप इसमें से जिस किसी तारीख को मानते हैं उसको मान लो, उसके बाद अभी तक वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है वो क्या है, मॉडर्न ही है, आधुनिक भारत का इतिहास। चलिए, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। तो इसको एक बार अपन फटाफट तो है ना थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि एंशियंट या प्राचीन भारत का इतिहास 2600 बीसी से लेकर 712 या 1192 एडी। 712 एडी मींस मोहम्मद बिन कासिम का अटैक, 1192 एडी मींस गौरी का अटैक। फिर ये आपके आगे मिडिवल हिस्ट्री, 1707 मींस औरंगजेब की डेथ, 1757 मींस प्लासी का युद्ध, फिर मॉडर्न एरा आपके हो ही गया। अब यहां पर नीचे एक नाम लिखा हुआ है, इतिहासकार मील। ये एक फैक्ट है आपका, है ना, वो जो प्रश्न है, ये भारतीय इतिहास को 3 भागों में किसने डिवाइड किया इस प्रकार से? तो वो होता है इतिहासकार मील। सर्वप्रथम इतिहासकार मील ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया। हिस्टोरियन मील डिवाइडेड इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट टाइम इन 3 पार्ट्स। इसको आप ध्यान से याद रखिएगा, इतिहासकार मील। वैसे भी हम लोग जब शायद तक वो आपके जब भी इथिक्स की वगैरह क्लास लगेगी तो उसके अंदर बेंथम और मील पढ़ेंगे, दो कोई व्यक्ति है, ठीक, तो उनमें से एक यह जो मील है वह यह था। इसी मील ने सबसे पहले हिस्ट्री को पढ़ा और उसके बाद में पढ़ने के बाद में इसने कहा कि इतिहास को 3 भागों के अंदर विभाजित किया जाना चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके और भी कुछ ऐसे प्रोस्पेक्ट्स थे, लेकिन यहाँ पर इतना अपने वो है ना समझने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मील ऐसा मानता था कि तुम्हारी जो ये एंशिएंट हिस्ट्री है ये बहुत ज्यादा ग्लोरियस है, इसके अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें ही हैं। फिर ये जो हिस्ट्री है इसके अंदर थोड़ा खून खराबा ज्यादा है, ठीक है, नुकसान भी ज्यादा हुआ है, थोड़ा सा डाउनफॉल भी वो आपको देखने में आता है। तो वो जब हम लोग पढ़ेंगे तब हम लोगों को लगेगा भी सही, ठीक है। फिर ये जो एरा है इसके अंदर चूंकि मील जो अंग्रेज था इसलिए वो तो अपनी प्रशंसा ही करेगा और वो कहेगा कि ये तो आधुनिक भारत जो है उसके अंदर तो चूंकि हम लोग यहाँ पर आ गए थे, हम लोगों का मतलब अंग्रेज आ गए थे, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर तो अच्छे अच्छे कार्य किए बहुत सारे, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यह इस प्रकार से भी इनको 3 भागों में डिवाइड करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम लोग देखेंगे, जब भी हम लोग किसी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो उसको 2 तरीके से है ना वो आपको देखा जाना चाहिए। किसी भी सब्जेक्ट को, मैं हिस्ट्री की बात नहीं करूंगा, ठीक है। एक तो होता है वर्म्स व्यू, एक होता है बर्ड्स व्यू। एक बर्ड मतलब है ना वो जो पक्षी, एक बार आप पक्षी की तरह उसको मोटा मोटी देख लो कि क्या क्या है इसमें। जैसे आप में से जिसकी हिस्ट्री कभी पढ़ी भी नहीं होगी, मींस 10th तक पढ़ी होगी लेकिन अब आप भूल गए होंगे, तो अब आपको अनुमान लगा कि अच्छा भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है, इस वो तारीख से ये हिस्ट्री आरंभ होती है, इस तारीख को जो हिस्ट्री यहाँ तक चल रही है अभी तक, तो ये थोड़े बहुत अनुमान रहते हैं। तो हम लोग पहले देखेंगे बर्ड्स व्यू का, यही होता है कि ऊपर से देखना एक बार, जैसे एक पक्षी आसमान में उड़ता है और वो उड़ते हुए यदि जयपुर को देखता है तो उसको जयपुर शहर या आपका जो भी गांव कस्बा शहर है वो उसको बहुत आसानी से समझ में आता है कि अच्छा अच्छा ये वो है। और वहां पर उसको मतलब है ना, किसी भी छत पर यदि शिकार बैठा होता है ना तो बाज ऊपर से ही देख लेता है अच्छा वो उस छत के ऊपर क्या बैठा है, शिकार बैठा है।
उसी शिकार को ढूंढने के लिए यदि ये जो है बाज गलियों के अंदर साइकिल लेकर निकल पड़े तो उसको कभी शिकार हाथ वो लगने वाला नहीं होता है। उसी तरह एक बार आपने बर्ड्स व्यू ऊपर से देख लिया पूरा का पूरा, उसके बाद में भले ही आप एक कीड़े की तरह उसके अंदर घुस जाओ और उसके बाद में उसको एक वर्म्स की तरह आप उसको पढ़ते ही रहो। तो अपन पहले एक बार देखते हैं बर्ड व्यू। तो उसके अंदर आप देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्रोनोलॉजी। ठीक है, क्रोनोलॉजी को जो है हिंदी के अंदर कहते हैं कालक्रम या कालानुक्रम, मतलब काल का क्रम, टाइम का जो है वो क्रम है एकदम से बिल्कुल, कालक्रम या कालानुक्रम, और इंग्लिश के अंदर जो है वो आपको बोलते हैं मतलब कालानुक्रम। यह क्रोनोलॉजी आपको नेक्स्ट क्लास तक याद हो जानी चाहिए यदि आप अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो तो, और इसमें कुछ भी नहीं है। आप में से जो लोग अभी अपने दिमाग का 50% भी यहाँ पर लगा रहे होंगे उनको ये इजीली याद हो जाएगी, उसमें कुछ याद करने लायक है भी नहीं। और यदि आपको लगे कि मेरे को ये भी याद नहीं हुई पहली क्लास के अंदर ही, तो फिर देखना कहीं ना कहीं गलती है। आपने 32,000 प्लस जीएसटी जो भरे हैं उसमें, ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको याद हो जाएगी, और बहुत ये तो ईजी है, इसमें तो कुछ है भी नहीं इतना। जैसे कि सबसे पहले बात करते हैं अपन इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, तो अभी तो मैं लिखना भूल गया हूं, वरना आपके नेक्स्ट क्लासेस से जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों अपन लिखेंगे पूरा का पूरा। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना सबको पता ही होता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम पीरियड क्या है? 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी तक का टाइम पीरियड ये जो है। अब देखिए टाइम उल्टा चल रहा है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों को समझ में थोड़ा मुश्किल से आएगा टाइम उल्टा कैसे चल रहा है, इसको हम लोग थोड़ी देर बाद में देखेंगे और समझेंगे उल्टा कैसे चल रहा है। तो 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी का जो टाइम पीरियड है लगभग 700 साल का है, वह है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद में जो 1900 बीसी से लेकर 1500 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग डार्क एज बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं पोस्ट हड़प्पन पीरियड। ठीक है, जिसको हम लोग पूर्व हड़प्पा काल भी बोल सकते हैं। पूर्व का मतलब होता है पूर्व नहीं, उत्तर हड़प्पा काल बोल सकते हैं। ठीक है, उत्तर का मतलब होता है बाद में, पूर्व का मतलब होता है पहले। कोई भी टाइम पीरियड होता है उससे पहले मतलब पूर्व और बाद में मतलब उत्तर। तो पोस्ट हड़प्पा काल मतलब हड़प्पा काल के बाद का टाइम पीरियड। अब आप लोगों को लगेगा ये हड़प्पा काल क्या है? एक्चुअली इंडस वैली सिविलाइजेशन का ही दूसरा नाम जो है वह क्या है? हड़प्पा काल है, हड़प्पा पीरियड है। तो हड़प्पा काल के बाद का टाइम पीरियड तो उत्तर हड़प्पा काल, उत्तर हड़प्पा काल हो गया। इसको डार्क एज भी बोलते हैं। डार्क एज किस लिए बोलते हैं? क्योंकि इसको हिंदी के अंदर बोलते हैं अंधकारमय युग। अंधकारमय युग का मतलब है कि इन 400 सालों के अंदर यहाँ पर क्या मतलब वो जो घटनाएं घटित हुई वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको हम लोग पढ़ते भी नहीं है। 1900 बीसी के आसपास ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसका डिक्लाइन आरंभ हो गया, इसका पतन आरंभ हो गया था। तो ये इन 400 सालों के अंदर लगभग इसका पतन ही हुआ, और यहाँ से और भी कुछ ऐसे घटनाक्रम हुए जिसके एविडेंस भी हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पढ़ते नहीं है। इसलिए हम लोग इसको उत्तर हड़प्पा काल या फिर अंधकार में एज या फिर डार्क एज बोलते हैं। यह 400 सालों का टाइम पीरियड है। फिर यहाँ पर ऐसी मान्यता है हिस्ट्री के अंदर कि बाहर से सब आर्यंस आ गए, मतलब है ना, वो जिनको हम लोग हिंदी में आर्य बोलते हैं। आर्य आए और आर्यों ने आकर यहाँ पर इस काल के अंदर 500 सालों के काल के अंदर यहाँ पर एक वेद की रचना की जिसको बोलते हैं ऋग्वेद, और यह भारतीय संस्कृति के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। तो यह जो आपके है 3rd नंबर पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं ऋग्वेदिक पीरियड, ऋग्वेदिक एरा। ठीक है, ऋग्वेदिक काल, इसका टाइम पीरियड आप देख लीजिए 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक का जो टाइम पीरियड है वह है इसका। इस ऋग्वेद की रचना हुई। इस ऋग्वेद की रचना के बाद में और भी वेदों की रचना हुई, जिसके अंदर प्रमुख है यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और भी कुछ साहित्य है उसकी भी रचना हुई, जिसमें प्रमुख है ब्राह्मण साहित्य, ठीक है, आरण्यक साहित्य और उपनिषद साहित्य। अभी आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि क्या क्या नाम बोले, वैसे तो बहुत इजी है, लेकिन फिर भी यदि आपको लगे क्या क्या नाम बोले तो आप चिंता ना करें। नेक्स्ट क्लासेस के अंदर अपन यही सब कुछ पढ़ने जा रहे हैं, तो उस समय अपन आराम से पढ़ेंगे। तो यह जो काल था उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट वैदिक काल। ठीक है, उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या है? तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का, ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तर वैदिक काल। उसके बाद उत्तर वैदिक काल के अंदर एक्चुअली उस जमाने के अंदर जहां पर कोई भी राजा या कोई भी व्यक्ति अपने लोगों के साथ में रहता था उसको जन बोलते थे। ठीक है,
ये पूरा इंडिया का मैप है, इंडिया प्लस ये जो है ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के भी कुछ भाग है। इसके अंदर बहुत सारे जन थे। फिर इन जन के बीच में एक जो प्रतिस्पर्धा, ठीक है, एक प्रकार की वो सब लड़ाई है ना छिड़ गई। और जब इनके बीच में लड़ाई छिड़ी तो वो एक दूसरे को जन को कैप्चर करने लग गए। तो फाइनली 600 बीसी के आसपास देखा गया, 600 बीसी के आसपास, कि इंडिया के मैप के ऊपर छोटे छोटे जन तो अभी भी है ना काफी थे, लेकिन बड़े बड़े जन थे, उनकी संख्या थी 16। इसलिए इनके आगे है ना लगा दिया गया महा, और पीछे लग गया इनके जनपद। तो फिर ये महाजनपद काल जो है वह आरंभ हो गया था। महाजनपद काल कौन सा है? महाजनपद काल के अंदर है ना काफी घटनाएं घटित हुई थी, उन सबको भी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर, ये है आपका महाजनपद एरा। महाजनपद एरा जो 600 बीसी से लेकर 322 बीसी बिफोर क्राइस्ट का जो टाइम पीरियड है वह है आपका महाजनपद एरा। ठीक है, हो गया होगा आपको याद अच्छे से। अब उसके बाद में देखिए महाजनपद एरा क्यों आरंभ हुआ, उसका मैं यहाँ पर एक सिंपल सा बता दूं, वैसे बाद में और पढ़ेंगे कि 1000 बीसी के आसपास इंडिया के अंदर लोहे की खोज हो गई थी, आयरन ओर। और जैसे यहाँ पर लोहे की खोज हुई, उसके साथ ही एकदम से ही जो है वो इतिहास का नेचर बदल गया। क्योंकि लोहे की खोज से पहले खेती तो करते थे लोग, लेकिन खेती करना एक अत्यंत ही मुश्किल कार्य माना जाता था। क्यों? क्योंकि खेती कैसे करते थे? जमीन को आपको खोदना है तो आप उसको किससे खोद रहे हो? पत्थर से खोद रहे हो, लकड़ी के डंडों से खोद रहे हो, तो सारा सारा हाथ से खोद रहे हो आप, पूरा का पूरा। खूब मेहनत लगती थी। ठीक है, अब सब जैसे लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज के बाद में सब लोगों ने फावड़े, कुदाली, ठीक है, जो भी उसको चाहिए, हसिया वगैरह सब कुछ ही बना दिया। तो अब एग्रीकल्चर का कार्य क्या हो गया? इजी हो गया, तुलनात्मक रूप से इजी हो गया। तुलनात्मक रूप से इजी हुआ तो सरप्लस प्रोडक्शन बढ़ गया। सरप्लस है ना, सरप्लस प्रोडक्शन को कहाँ पे बेचा जाए? तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर गांव उसके लिए सब यूं आए थोड़े चर्चा में, वहां पे बेचा जाए। तो वो जो गांव थे या जो जनपद थे वह अब धीरे धीरे बड़े नगर बन गए। इसलिए उनको बोलते हैं महाजनपद। तो एग्रीकल्चर के अंदर सरप्लस प्रोडक्शन के पीछे सबसे बड़ा कारण था, वह था लोहे की खोज। दूसरा क्या था? दूसरा था सब लड़ाइयां, बैटल्स। पहले जो लड़ाइयां होती थी उसके अंदर लोग जो है वो केवल लकड़ियों से लड़ते थे, लकड़ियों से या फिर पत्थरों से। लेकिन अब लोहे की खोज हुई तो लोहे की खोज के बाद में लोगों ने जो है वो लोहे से क्या ही बनाए, है ना, भाला, बर्छी, तलवार। ठीक है, तो इस प्रकार के जैसे हथियार बने तो अब युद्ध जो है वो सब निर्णायक होने लग गए। पहले आप इमेजिन करो, सोचो, दो कबीलों के बीच में लड़ाई हो रही है, एक तरफ 50 लोग हैं, दूसरी तरफ भी 50 लोग हैं, दोनों आपस में हाथों से लड़ते झगड़ते थे, हाथों से या फिर लकड़ियों से। तो कैजुअलिटी बहुत कम होती थी। दोनों लड़ते थे, आधा घंटा 1 घंटा लड़ते थे। लड़ने के बाद में दोनों देखते थे 2 या 3 लोग इधर से भी मर गए और 2 या 3 लोग इधर से भी मर गए। लेकिन दोनों कबीले अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको पता है ठीक है 3 या 4 लोग हमारे मरे हैं, 2 या 3 इनके मरे हैं, अभी एक बार ब्रेक ले लेते हैं। तो वो तो इतने थक जाते थे लड़ते लड़ते, आपस में कहते हैं रुक रहे यार भाई, ब्रेक ले ले तू थोड़ा, तो है ना, देखो तुम भी थक गए, हम भी थक गए, है ना, थोड़ा सा बैठ लेते हैं, उसके बाद में वापस लड़ लेंगे। तो वो लड़ते थे वास्तव में से। और कभी कभार ऐसे कहते थे चलो भाई आज के लिए बहुत हो गया, नेक्स्ट अपन करेंगे वापस कल। तो ऐसे लड़ते थे। तो कोई भी कबीला इजीली सरेंडर नहीं करता था। उनको पता था कि ठीक है हमारा भी लॉस होगा तो इनका भी होगा। लेकिन जैसे ही लोहे की खोज हुई, लोहे की खोज के बाद में कबीलों ने फटाफट सरेंडर करने स्टार्ट कर दिए। कबीले देखते थे कि सामने वाले कबीले के पास कहीं अपने से अच्छे हथियार तो नहीं है। वो देखते हम लोग 50 है, लेकिन हमारे में से 50 के पास केवल 10 के पास कुल्हाड़ियां या फिर तलवारें हैं, जबकि आगे वाले कबीले के पास 30 या 40 लोगों के पास कुल्हाड़े या फिर कुल्हाड़ियां जो एक्स या फिर तलवारें हैं। तो वो पहले ही कह देता है साहब हम सरेंडर कर रहे हैं। चलो मान लिया दोनों के पास बराबर हथियार हो, लेकिन फिर भी एक कबीले के लोगों में थोड़ी ताकत या स्पीड ज्यादा होती थी, तो फटाफट 10 मिनट के अंदर ही साहब है ना रिजल्ट आ जाता था कि यहाँ से 10 मर गए, बाकी वाले फटाक से अपने घुटनों पर आ जाते और कहते साहब सरेंडर। तो देखिए महाजनपद काल जो आरंभ हुआ उसके पीछे सबसे प्रमुख कारण माना जाता है वह है लोहे की खोज। हालांकि और भी कई सारे कारण हैं, उनके बारे में भी हम लोग जो पढ़ेंगे। तो आप देखिए महाजनपद एरा 600 बीसी से लेकर 300 आपके 22 बीसी तक। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट कि 322 बीसी के अंदर इसी महाजनपद काल कब समाप्त होगा? जब 322 बीसी के अंदर एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति, बिल्कुल आप लोगों जैसा, जैसे आप लोगों की महत्वाकांक्षा है कि मुझे आरएस बनना है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग सभी के सभी इस व्यक्ति के समान महत्वाकांक्षी हो या नहीं हो, लेकिन आप में से कुछ लोग तो होंगे। तो वैसे कि वैसे 322 बीसी के आसपास यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति आता है जो बहुत ही महत्वाकांक्षी था। अलग उसकी महत्वाकांक्षाएं पहले से थी, लेकिन अब वो है ना सत्ता में आता है, फाइनली पावर में आता है। और उस व्यक्ति का नाम कोई नया नाम नहीं है, आप लोगों ने सबने सुना हुआ है, उसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य।
तो फाइनली चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो 322 बीसी के अंदर यहाँ पर सत्ता में आता है। और जो है ना मौर्य था, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था, इसलिए उसका जो वंश है उसका नाम पड़ा मौर्यन साम्राज्य या फिर मौर्यन वंश, मौर्य वंश। अब ये आ जाता है सत्ता में। इसके बाद में इसका बेटा आता है बिंदुसार, उसके बाद में उसका पोता आता है सम्राट अशोक मौर्य, उसको आप लोग सभी जानते हो नाम से, ठीक है। तो सम्राट अशोक मौर्य आ जाता है, फिर और भी कुछ लोग आते हैं। तो फाइनली इस वंश ने या इस डायनास्टी ने जो 322 बीसी से लेकर 185 बीसी तक यहाँ पर रूल किया, तो यह था है ना मौर्यन वंश या फिर मौर्य साम्राज्य, मौर्य वंश। अब उसके बाद में 185 से लेकर 319 एडी तक जो यहाँ पर बहुत सारी घटनाएं पैरेलल चली, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट मौर्यन पीरियड। क्योंकि अब इंडियन हिस्ट्री के अंदर कोई ऐसा एक वंश नहीं है जो यहाँ पर है ना वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। अब यहाँ पर बहुत सारे वंश है जो पैरेलल चल रहे हैं। सेंट्रल इंडिया में अलग है, ठीक है, नॉर्थ में अलग है, ईस्ट में अलग है, साउथ में भी अलग ही है, बिल्कुल वेस्ट में और भी ज्यादा अलग है। तो इन सब की हिस्ट्री भी अपन पढ़ेंगे, लेकिन इसको अपन लोग संयुक्त रूप से समझने के लिए केवल इतना ही बोलते हैं कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है, मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का काल। तो ये सब चला। तो 185 से लेकर 319 तक पूरा मौर्योत्तर काल, मौर्यों के बाद का काल चला। उसके बाद में देखते हैं ना गुप्त वंश, ये भी नाम को नया नहीं है। वापस 319 के अंदर एक वापस ऐसा महत्वाकांक्षी व्यक्ति आता है और उसका भी नाम को एक्सीडेंटली है ना चंद्रगुप्त ही था, लेकिन वह मौर्य नहीं था, वह गुप्त था। तो गुप्त वंश भी कोई नया नाम नहीं है, तो वह गुप्त वंश का शासक था जिसका नाम था चंद्रगुप्त। तो 319 के अंदर उसने भी यहाँ पर अपने वंश की स्थापना की और 319 से लेकर 550 एडी तक उसने इस वंश ने यहाँ पर शासन किया। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, गुप्त वंश। गुप्त वंश के बाद में हम लोग देखते हैं एक कोई इंपोर्टेंट शासक आता है। देखिए बीच में कुछ सालों का गैप जा रहा है, तो ये बीच के साल जो है वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। छोटे मोटे इंसिडेंट हुए होंगे लेकिन उनको हम लोग इतना नहीं पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं महत्वपूर्ण घटनाएं, इंपॉर्टेंट जो है वह। तो फिर एक यहाँ पर शासक आता है जिसका नाम है हर्षवर्धन। तो 606 बीसी से लेकर 647 सॉरी बीसी नहीं एडी, ठीक है, तो 606 एडी टू 647 एडी तक बीच में यहाँ जो है ना जिसने रूल किया था या शासन किया था उसका नाम था हर्षवर्धन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में फिर वापस हम लोग देखते हैं कि 3 वंश है जिनके बीच में झगड़ा हुआ था किसी एक जगह को लेकर, उस जगह का नाम था कन्नौज, ठीक है। इस कारण से इसको जो है वो त्रिपक्षीय संघर्ष भी बोलते हैं। यह मध्यकाल के जस्ट पहले की घटनाएं हैं, इसलिए इसको प्री मिडिवल एरा या पूर्व मध्य काल भी बोलते हैं, ठीक है। और इस काल को राजपूत एरा भी बोलते हैं क्योंकि इस समय बहुत सारे राजपूत वंशों का उदय हुआ था और इनके बीच में कई लड़ाइयां और कई विकास, डेवलपमेंट, स्थापत्य कला के अंदर योगदान वगैरह जो कुछ भी हुआ था वो भी हम लोग पढ़ेंगे। और यह जो टाइम पीरियड है इसको हम लोग बताते हैं 750 से लेकर 1000 एडी तक के बीच का पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद में फिर वापस बीच में 100-200 सालों तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसके अंदर बाहर से कुछ आक्रांता या आक्रमणकारी कुछ आए लोग, ठीक है, उनके बीच में भी लड़ाइयां हुई, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसको यहाँ पर स्लाइड में लिखा नहीं है। और उस काल को भी उसमें भी कुछ ही पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए वो भी लगभग फ्री है। फिर यहाँ से जो नया है हमारा वह है सल्तनत एरा, जिसको हिंदी के अंदर बोलते हैं सल्तनत काल। सल्तनत काल के अंदर यहाँ पर लगभग 4 या 5 मुस्लिम वंश थे, उन्होंने शासन किया था और इनका जो टाइम पीरियड है वह आप देख लीजिए 1206 से लेकर 1526 एडी तक। इस वंश के शासक जो है वह सुल्तान की उपाधि लगाते थे, ठीक है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं। देखिए ये जो है इसके अंदर लगभग है ना 5 वंश आएंगे आपके। गुलाम वंश आएगा, उसके बाद में खिलजी वंश आएगा, नाम एक बार गौर से सुनिएगा, गुलाम वंश आएगा, खिलजी वंश आएगा, उसके बाद में यहाँ पर तुगलक आएंगे, ठीक है, तुगलक के बाद में सैयद आएंगे और सैयद के तुगलक के बाद में यहाँ पर वो तुगलक के बाद में यहाँ पर तुगलक के बाद में सैयद और सैयद के बाद में लोधी आएंगे। तो ये सारे कुछ वंश आएंगे, एक आध नाम में हो सकता है बीच में भूल गया हूं। तो ये सारे वंश आएंगे, ये सारे के सारे मुस्लिम हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके बाद में यहाँ पर जो है आएगा बाहर से एक व्यक्ति जिसका नाम है बाबर, और यह जो बाबर है वह भी मुस्लिम है। लेकिन इस सल्तनत काल के शासकों ने एक्चुअली एक टाइटल अडॉप्ट किया हुआ था जिसका मीनिंग होता था, ये टाइटल लगाते थे सुल्तान। किसका टाइटल है ये? सलमान खान का, याद रहेगा। बाबर जब बाहर से आया, बाबर भी मुस्लिम था लेकिन इसने अलग टाइटल लगाया, इसने टाइटल लगाया बादशाह।
किसका टाइटल है? शाहरुख का। चलो ये तो मजाक की बात है, वैसे याद रखने के लिए बताया आपको। तो पहले वालों ने सबने सुल्तान का टाइटल लगाया, और बाबर के जितने भी उसके बाद में जो भी शासक हुए, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, उन लोगों ने सबने बादशाह का जो टाइटल लगाया। इस कारण से इनको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं मुगल काल। इनके मीनिंग क्या होते हैं वो हम लोग बाद में और भी एक बार समझेंगे और समझने, ठीक। और बहुत इजी सी बात है, इसमें कुछ समझने लायक है भी नहीं, आप लोगों को याद आ भी गया। लगे आप ये भी बता दूं, हालांकि बाद में क्लास में भी डिस्कस करेंगे। सुल्तान का मीनिंग होता है खलीफा का प्रतिनिधि, मतलब जो एक खलीफा होता है, खलीफा के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इस्लाम जगत के अंदर जो सभी मुसलमानों का सबसे प्रमुख नेता माना जाता था, या फिर मोहम्मद साहब जो है ना संस्थापक थे, उनके जो उत्तराधिकारी है उनको खलीफा बोलते हैं। तो जो खलीफा की सर्वोच्चता को स्वीकार करते थे वो तो होते थे सुल्तान, और जो अपने आप को स्वयंभू सेल्फ मेड मानते थे वो अपने आप को कहते थे बादशाह या फिर पादशाह। तो ये इनका फर्क है। तो 1707 के अंदर बादशाह या पादशाह जो है, ये जो मुगल काल है यह भी समाप्त हो जाता है, और उसके बाद में आपका आरंभ होता है आधुनिक काल, मॉडर्न हिस्ट्री। तो ये आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है। तो ये आपकी क्रोनोलॉजी हो गई, ठीक है। इस क्रोनोलॉजी को एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा सिंपल है। सिंधु घाटी सभ्यता 2600 बीसी से लेकर 1900 बीसी, ठीक है। उत्तर हड़प्पा काल या पोस्ट हड़प्पन पीरियड 1900 बीसी से 1500 बीसी। ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 बीसी, ठीक है। पोस्ट वैदिक एरा, ठीक है। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600 बीसी, ठीक है। उसके बाद में महाजनपद काल, उसको हिंदी में भी बोलेंगे महाजनपद काल या एरा, 600 बीसी से 322 बीसी। मौर्यन डायनास्टी, हिंदी में बोलेंगे मौर्य वंश, 322 बीसी से 185 बीसी। फिर पोस्ट मौर्यन पीरियड, मौर्योत्तर काल, इसको बोलेंगे 185 बीसी से 319 मतलब एडी, ठीक है। गुप्त वंश, इसको बोलेंगे 319 से 550 एडी। हर्षवर्धन एक व्यक्ति का नाम है ना, ये काल नहीं है, हर्षवर्धन एक व्यक्ति था। हर्षवर्धन 606 बीसी से 647 बीसी। राजपूत काल, ठीक है ना, या फिर पूर्व मध्य काल या फिर त्रिपक्षीय संघर्ष 750 से 1000 एडी। 1206 से 1526 सुल्तान या फिर सल्तनत एरा। और मुगल काल जो 1526 से 1707 तक। उसके बाद में 1707 की जो के बाद की घटनाएं हैं वह सारी की सारी आधुनिक हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री है। क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ पढ़ेंगे अपन लोग, बहुत छोटे छोटे टॉपिक भी है, बड़े बड़े टॉपिक भी है, वर्सेटाइल है, इसलिए हम लोग इसको एक साथ नहीं पढ़ते हैं। तो ये आपकी होगी है ना क्रोनोलॉजी। अब क्रोनोलॉजी के बाद में जो हम लोग जो नेक्स्ट स्लाइड की बात करेंगे वह अब हम पढ़ना आरंभ करेंगे प्राचीन भारत। तो हम जो प्राचीन भारत का इतिहास है, अब प्राचीन भारत का इतिहास के अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, एक बार अपना सिलेबस देख लीजिए पीछे जाके, कि आपका सबसे पहला जो था वह था इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसके अंदर हम लोग जो है क्या पढ़ेंगे सबसे पहले, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हमारा पहला टॉपिक जो हमारे सिलेबस के अंदर है, ठीक है, और बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है। वैसे हिस्ट्री अपने आप में पूरी की पूरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज्यादा अच्छी है, उसका कोई तोड़ ही नहीं है। हिस्ट्री से आसान सब्जेक्ट इस जगत में कोई नहीं है, इतना अच्छा है। आप में से बहुत सारे लोगों को, ऐसे कुछ लोगों को लगता होगा कि नहीं हिस्ट्री का ऐसे आसान, तो इसका तो मैं क्या बताऊं। एक्चुअली आपके ऊपर किसी ने साइकोलॉजिकल अटैक किया है, आपको किसी ने कह दिया स्कूल के जमाने में, कह रहे यार हिस्ट्री बहुत टफ है, मुझे याद नहीं रहती, तो आपने उसको अपना स्टेटस बता दिया, हाँ मुझे याद नहीं रहती हिस्ट्री, या फिर मुझे प्रॉब्लम आती है। ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप हिस्ट्री को वैसे माना जाए कि यार हमारे पूर्वजों ने कैसे किया, जिसका इमेजिनेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छा है, जिसकी कल्पना शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी है, उसके लिए तो हिस्ट्री बहुत ही ज्यादा आसान है। जिसकी कल्पना शक्ति कम है उसके लिए भी लगभग आसान ही है। अब जिसकी कल्पना शक्ति बिल्कुल ही मतलब विलुप्त हो रखी है ही नहीं, उसके बारे में अगर वो भी इसको 2 या 3 बार पढ़े ना, उसको भी याद हो जाए। तो हिस्ट्री तो खैर हिस्ट्री है। चलिए, तो ये जो टॉपिक है ये हम लोग वापस डिस्कस करेंगे आपके नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए इतना बहुत है। चलो, नमस्कार, नमस्ते, थैंक यू।